आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मेरा पहला सवाल। अनमोल पवार जी, आज पहली रिपोर्ट आई है शराब घोटाले की, जो बात होती थी आज जनता के सामने आई है। आगे 13 और रिपोर्टें आनी हैं और मैं इस पर नहीं जाऊंगी कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। थोड़ी देर के लिए अगर इसको भूल भी जाएं तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि रिपोर्ट्स जो 14 दबी हुई थी, जिसे दबा हुआ कहा जा रहा है, वो कौन सी रिपोर्टें थी? स्टेट फाइनेंस ऑडिट, यानी कि सरकार कितना खर्च कर रही है, कितनी आमदनी है, इसको आपको ऑडिट कराने में क्या दिक्कत थी? परफॉर्मेंस ऑडिट, क्या बनाया, क्या प्रॉमिस किया, कहां क्या लग रहा है, ये बताने में क्या दिक्कत थी? और परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर, यानी बच्चों के ऊपर की रिपोर्ट, ये दबाने की क्या जरूरत थी? अनमोल पवार जी, दिक्कत इस बात की है कि कोई रिपोर्ट 572 दिन से लेकर 77 दिन तक ये रिपोर्टें दबी रही। कौन सा सच था जो छुपा रहे थे? क्या गम है जिसको छुपा रहे थे? देखिए नाविका जी, छुपाया कुछ नहीं जा रहा था। ये तो प्रक्रिया है, कोई भी कैग रिपोर्ट है वो तो सदन में पेश होना लाजमी है, तो संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति चाह के भी कुछ छुपा नहीं सकता। और आज जो कैग रिपोर्ट आई है उससे तो ये साफ हो गया कि जो दावे आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल करते थे कि भाई पुरानी जो पॉलिसी है, लिकर पॉलिसी है, उसमें जबरदस्त खामियां हैं, जबरदस्त भ्रष्टाचार है, उससे ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, वो सारी खामियां आज उसकी मोहर जो है कैग ने भी लगा दी। यही कारण था कि हम नई पॉलिसी लेके आए, वो पॉलिसी जो आज पंजाब में भी लागू है, जिससे रेवेन्यू बढ़ के पंजाब का 6,000 करोड़ से आज 10,000 करोड़ हो गया पिछले 3 साल में। और जो मीडिया का एक तबका ये चला रहा है कि जी इसमें नुकसान हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है। देखिए दिल्ली में भी जब हम ये नई पॉलिसी लाए थे उस समय रेवेन्यू 4400 करोड़ था, जो बढ़ के 5400 करोड़ हो गया। लेकिन जब एलजी साहब ने इसमें रोड़े अटकाए, जब सीबीआई और ईडी ने इसमें एफआईआर करी, उसके बाद इस पॉलिसी को दोबारा रिन्यू नहीं करने दिया गया। यही कारण है कि जो 2000 करोड़ का एक्सचेकर को लॉस बताया जा रहा है, ये उस कारण से है। और इस पे पूर्णतः तहकीकात होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए एलजी साहब के ऊपर, सीबीआई और ईडी के उन अधिकारियों के ऊपर, जिनकी वजह से आज ये 2000 करोड़ का जो है एक्सचेकर को लॉस दिखाया जा रहा है। कमाल करते हैं अनमोल भाई, कमाल करते हैं। पॉलिसी आपने खुद वापस ले ली। आपकी रिपोर्ट ने खुद कहा था कैबिनेट में जब वापस ली थी पॉलिसी कि अरे भाई ये रेवेन्यू का घाटा हुआ है, इसीलिए ये पॉलिसी हम रद्द करते हैं। और अब एलजी पर आप आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं तो शराब घोटाले की बात भी नहीं कर रही थी, मैं तो कह रही थी सच क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सच तो छुपाया जा रहा था। 14 रिपोर्टों को 2 साल तक जनता को ना दिखाना क्या दिखाता है? देखिए, जो कुछ आज दिखा है ये पूरी देश की जनता के लिए गंभीर सोचने का विषय है। जो ये दावा करते थे कि वो कट्टर ईमानदारी के प्रतीक हैं, उनकी कुल चरित्र में किस प्रकार की किरदारी थी वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। बताइए कितने लोग, जिनका अभी जो बाइट सुनाई गई जिसमें कि केजरीवाल जी ये बोल रहे थे कनिमो जी, ए राजा और सतीश कलमाड़ी का नाम ले रहे थे। पहली बात तो उन्होंने ये याद दिला दिया ये सब हमारी सरकार आने से पहले लोग जेल गए थे। ये लोग तो बेल पे रहे तब भी इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, परंतु ये नई राजनीति का किरदार वो था जो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया, यानी उतनी भी संवैधानिक मर्यादा नहीं रखी। तो मैं पूछना चाहता हूं, संविधान किसके आने से खतरे में था? अब आइए सीएजी की रिपोर्ट। आज तक भारत की किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह संवैधानिक बाध्यता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है वो सदन के पटल पर रखी जाए। परंतु ये नई राजनीति के किरदार, ये संविधान की रक्षा के दिखावटी अलंबरदारों ने दिखा दिया कि किसके सत्ता में आने पे संविधान खतरे में रहेगा। इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट नहीं लाई। और नैतिक आधार पर कहना चाहता हूं, वो लोग जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, वो आज जेल जाने पर इस्तीफा नहीं दिए, वो तो अलग बात है। नाविका जी आपके शो में क्या बोल रहे हैं कि आरोप लगने के बाद छोड़िए,
कोर्ट से प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद छोड़िए, जेल में जाने के बाद छोड़िए, इस्तीफा तो नहीं दूंगा, उल्टा एलजी और सीबीआई पर एफआईआर होनी चाहिए। मुझे लगता है देश को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये नई राजनीति का छलावा दे के आने वाले लोगों का ऊपर का जब मुखौटा हटा है तो उनका चेहरा कितना दागदार है, उनका चेहरा कैसा बेनकाब हुआ है, वो उनकी असलियत क्या है यह समझ में आई है। तो मुझे लगता है सीएजी की रिपोर्ट तो एक पक्ष है, इसने आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उजागर करके रख दिया। और टेक्निकल ग्राउंड पर मैं सिर्फ 2 पॉइंट कहूंगा। एकमात्र पार्टी है जिसकी सरकार ने किसी पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया फिर डिफेंड कर रहे हैं। भाई अगर अच्छी चीज थी लिक्वर पॉलिसी तो विड्रॉ क्यों की, विड्रॉ की तो डिफेंड क्यों किया, इस बात का कोई जवाब नहीं। और छोड़िए लिक्वर पॉलिसी की बात छोड़िए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था 2013-14 में और पब्लिकली कहा था किसी भी इलाके में शराब की दुकान तभी खुलेगी जब उस क्षेत्र की 75% महिलाओं से अनुमति ले ली जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने जितने भी नए खोले थे कितनी जगह 75% के लिया था? इसका तो सीएजी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम इस नैतिक का जवाब दे दीजिए। तो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों मुद्दों के ऊपर इनकी ईमानदारी पूरी तरीके से, इनका तथाकथित ईमानदार किरदार, जो कट्टर ईमानदार किरदार था, वो तार तार होता हुआ दिख रहा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आऊंगी अनमोल पवार जी, लेकिन पहले अभिषेक दत्त। अभिषेक दत्त जी, मैं पूछना चाहती हूं, और मेरा सवाल यह है कि 2011 में अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बनी पार्टी, जो तब भी सीएजी रिपोर्ट्स का मुद्दा उठाती थी, तब भी इन्हीं सवालों के जवाब मांगती थी कि भाई शीला दीक्षित के घर में कितने एसी चल रहे हैं। अब 2 साल में 41 लाख का बिजली का बिल आया है तो कोई जवाब नहीं दिखता। सीएजी रिपोर्ट्स 2-2 सालों तक दबाई गई, कोई जवाब नहीं दिखता। 2000 करोड़ का हेरफेर सीएजी रिपोर्ट कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, एफआईआर एलजी के खिलाफ होना चाहिए। और अभी तो 13 रिपोर्ट बाकी हैं। मैं हेल्थ रिपोर्ट में क्या लिखा है आपके सामने इसीलिए रखना चाहती हूं क्योंकि हेल्थ और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में ये बहुत कुछ कहते थे। इस हेल्थ रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट में लिखा गया है कि इन्होंने कोई स्टडी नहीं की कि कहां पर हेल्थ की सेवाएं उपलब्ध है, कहां नहीं है, ताकि उस तरह से मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएं। इन्होंने वादा किया था 2016 में कि 10,000 बेड बनाएंगे, 2021 तक सिर्फ 1,357 बेड्स बनाए। और इसके अलावा 650 करोड़ में 15 प्लॉट लिए थे कि अस्पताल बनेंगे, एक भी अस्पताल नहीं बना। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं है? और सीएजी रिपोर्ट क्या इसलिए नहीं टेबल हो रही थी कि सच उजागर हो जाता? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपने 2011 के अन्ना जी के आंदोलन की बात करी। और उस समय भी एक बात को स्पष्टता से कांग्रेस पार्टी कहती थी कि केजरीवाल कहीं ना कहीं एक प्लांटेड मशीनरी है जो केवल इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस की बात करते हैं, बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते। इनको शीला जी के एसीज दिखाई देते थे, बाकी किसी सीएम के जो किसी और प्रदेश से पॉलिटिकल पार्टी थे उसके एसी नहीं दिखाई देते थे। आज मुद्दा बड़ा स्पष्ट है कि केजरीवाल जी सीएजी के आधार पे नॉनस्टॉप नेताओं पे आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री बने। और आज सीएजी के आधार पे यह स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार सबके सामने आ गया है। एक इसमें और बड़ा मेजर पॉइंट है जिसको आप मिस कर रहे हैं। 4 सितंबर 2020 में दिल्ली में 13 लोगों की कोविड से मौत हुई थी और 4 सितंबर 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी कैसी बनाई जाए इस पे कमेटी का गठन करा था। और यह किसी एलजी या पीएम के आदेश में नहीं हुआ था, यह अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पे हुआ था। सोचिए, एक मुख्यमंत्री कोविड के समय जब लोग मूलभूत सुविधाओं की वजह से परेशान थे, लोगों की हॉस्पिटल में बेड न होने से मौत हो रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर से परेशान थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी की प्राथमिकताएं दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज नहीं थी। शीश महल कैसे बने और दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी कैसे आए, यह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की प्राथमिकताएं थी। और एक पिक्चर आई थी छोटी सी लव स्टोरी, और जो ये एक्साइज स्कैम है, छोटा सा स्कैम स्टोरी है। केजरीवाल जी की कमेटी का गठन हुआ 4 सितंबर 2020 में।
11 अक्टूबर 2020 में जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसको केजरीवाल जी ने नहीं माना। नवंबर 2021 में पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई और जुलाई 2022 में केजरीवाल जी की सरकार ने इस पॉलिसी को कैंसिल करा। एक चीज को समझ नहीं आता, अगर इनको लगता है ये पॉलिसी सही थी तो केजरीवाल जी ने इसको कैंसिल क्यों करा? और इस पॉलिसी में इतने लैप्सेस हैं, आप जिस भी पन्ने को खोलेंगे ना उस पन्ने में एक फ्रॉड है। यह देखना जरूरी है कि दिल्ली में 2020 में जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था उस समय इनको फंडिंग इन लोगों ने करी थी कि इनको कोविड के समय लोग दिखाई नहीं दे, एक्साइज की शराब की पॉलिसी दिखाई दी। इनको शर्म आनी चाहिए। एक व्यक्ति जो दिल्ली में एक ऐसी राजनीतिक सोच को लेकर आया था जो आम आदमी की बात करता था, वो एक बड़े से शीश महल में बैठ के शराब माफिया के लिए पॉलिसी बना रहा था। ये नैतिकता की बात मैं कर रहा हूं, फ्रॉड की बात नहीं कर रहा। फ्रॉड तो ये हजारों करोड़ का है, सबको पता है किस तरीके से गोवा पैसा पहुंचा, किस तरीके से पंजाब में पैसा पहुंचा, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने चुनाव सब प्रदेशों में लड़े। परंतु आप सोच सकते हैं एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को आम आदमी कहता था, दिल्ली में लोग मर रहे हैं और केजरीवाल जी एक्साइज की पॉलिसी बना रहे हैं। अनमोल इनको पवार शर्म आनी जवाब चाहिए। दीजिए। उस समय भी इनके घर के बाहर नैतिकता खड़े के के सवाल है, फ्रॉड और स्कैम सभी के सवाल उठाएं। सुधांशु जी ने भी और अभिषेक दत्त ने भी सवाल के जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, पिछले 2-2.5 साल में भाजपा ने एडी चोटी का जोर लगा दिया और अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी वो एक्साइज पॉलिसी क्यों विड्रॉ की। इन्होंने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से ये जो है तथाकथित शराब घोटाले में जो है आरोप साबित कर पाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी तरह का कोई प्रोसीड्स ऑफ मनी नहीं मिला, एक भी पैसे की चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई हजारों रेड के बाद। और ये सवाल जायज है कि ये पॉलिसी विड्रॉ क्यों की गई। पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि यही पॉलिसी आज पंजाब में लागू है और रेवेन्यू 2022 में 6,000 करोड़ से बढ़ के आज 10,500 करोड़ तक पहुंच गया है और ये पॉलिसी वहां जारी रहेगी। और दिल्ली में क्यों ये विड्रॉ की गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो संस्थाएं हैं ईडी और सीबीआई, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय तोता और मैना की उपाधि दे चुका है अपने फैसले में, उन्होंने जो है एफआईआर की, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पॉलिसी को रिन्यू करने से मना कर दिया। ये कारण है कि पॉलिसी यहां पे दोबारा से लागू नहीं की गई। अन्यथा हम इस पॉलिसी को, अगर हम दोबारा सत्ता में आते तो हम इसे जरूर जारी रखते। इस पॉलिसी में कोई खामी नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में 8th चैप्टर में इस पॉलिसी की प्रशंसा की गई है कि कैसे ये पॉलिसी ट्रांसपेरेंट है, कैसे इससे जो है रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। और इनफैक्ट दिल्ली में बढ़ा है रेवेन्यू, लेकिन जो नुकसान 2,000 करोड़ का हुआ है, क्योंकि हमारा एस्टिमेट था कि रेवेन्यू 4400 करोड़ से बढ़ के 8,911 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई और एलजी साहब की दखलंदाजी और उनके विरोध की वजह से ये पॉलिसी जो है प्रॉपरली ये एक नया डिफेंस आया है। ये एक नया डिफेंस आया है। सुधांशु जी, आपने उनकी पॉलिसी में रोड़े अटकाए, इसीलिए उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नीचे गिर गया। क्या करते हैं सुधांशु जी? पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करने दी, इनकी जांच होनी चाहिए, इन पे एफआईआर होनी चाहिए एलजी साहब पे। नाविका जी, ये कोई नया डिफेंस नहीं है। ये कोई नया डिफेंस नहीं है। अगर आप देखें तो ये वही है, पुरानी शराब नई बोतल में। जितने भ्रष्टाचार के आरोपी आज तक जेल गए, सबने इन वर्बेटम यही बोला। लालू प्रसाद यादव जी जब 97 में जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है, कोई जाके चेक कर ले। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी है। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। करुणानिधि जेल गए सन 2000 में, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। और जिन अभी आपकी बाइट में जिन कनिमोजी, ए राजा और सुरेश कालमाणी का, उन्होंने भी कहा था हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। भैया आप तो नई राजनीति में ऐसा आए थे, ये तो पुरानी राजनीति के भी आप है। वही पुराना बहाना, वही पुरानी शराब, केवल बोतल नहीं और केवल नई राजनीति है कि एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री। अब मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं, चलिए इन्होंने कहा कि शराब पॉलिसी ऐसी थी वैसी थी, चलिए वो सारी बातें टेक्निकल अलग। मुझे सिर्फ यह बता दें कि अगर इनके हिसाब से शराब घोटाले में कोई इनकी गलती नहीं थी, इसके बावजूद इनके नेता जेल चले गए, तो कोर्ट भी गलत था, चार्जशीट भी गलत थी, मैंने सारी बात मान ली इनकी। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं। तो केजरीवाल जी ने रिजाइन नहीं किया, फिर मनीष सिसोदिया से रिजाइन क्यों करवा दिया गया? आप बताइए मुझे।
अगर एक ही चीज में दोनों लोग जेल जा रहे हैं और आप ये यहां पे दहाड़ दहाड़ कर चिंगाड़ चिंगाड़ के कह रहे हैं कि आपके अनुसार वह आरोप गलत है, तो उसी आरोप पर आपके उप मुख्यमंत्री को आप इस्तीफा दिलवा रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दिलवा रहे। कम से कम इसका खुलासा कर दीजिए। शराब की नीति सही को वापस सवाल, करने और न करने का खुलासा जवाब कर सकते। अनमोल जी। कृपया मुझे ये बता दीजिए नाविका जी, दर्शकों के सामने और आपका चरित्र साफ हो जाए। नाविका जी मैंने एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा था कि भैया 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से पूरा जोर लगा दिया आपकी ईडी ने, आपकी सीबीआई ने, आपकी दिल्ली पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी ने। भाई साहब कोर्ट के सामने जाके बता देते ना जी इतने 1000 करोड़ का है, ये रहे गवाह, ये रहा मनी ट्रेल, इतनी 1000 हमने रेड कर ली। चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं अनमोल पवार जी, उनको कोर्ट में प्रूव करना है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आप तो संविधान बचाओ आंदोलन में थे ना, तो संविधान के हिसाब से सीएजी रिपोर्ट टेबल के नीचे छुपा क्यों रहे थे, टेबल के ऊपर क्यों नहीं रख रहे थे? इसका जवाब तो दे दीजिए। नाविका जी मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं आपका भी जवाब दूंगा। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि भाई साहब कोर्ट में जब तुम ये कहते थे 30 अक्टूबर 2023 के फैसले में, जब तुमने सर्वोच्च न्यायालय को कहा था जी 6 महीने में सजा करा देंगे इन्हें, 6 महीने में सारी तहकीकात करके केस खत्म कर देंगे, तो आज तो 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं किया केस खत्म? किसने रोक लिया था आपको केस खत्म करने से? दिखाते कोर्ट को गवाह, दिखाते कोर्ट को जी हमने 2 साल में 1000 से ज्यादा रेड कर दी और हमें जो है ये प्रूफ मिला। एक चवन्नी नहीं ढूंढ पाए, एक पैसे का प्रोसीड्स ऑफ मनी नहीं मिला, किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक अदालत जनता की भी होती है, एक अदालत जनता की भी होती है अनमोल पवार जी, और उस अदालत में जो हुआ वो आपने देखा। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, सुधांशु जी आ रही हूं